के सामने इसी तरीके से बगैर अंजाम की परवाह किए बगैर अपनी बात को रखने का काम करते हैं। आज कोई बड़ी लंबी गुफ्तगू नहीं, 10-5 मिनट तारीख़ हिंदुस्तान, 74 साल की आज़ादी और इस पे मिल्लत इस्लामिया की जो आज के पोजीशन है, आज के जो हमारे हक़ाइक़ है, आज की तारीख़ में हमारा जो वजूद है, उस पे चंद मिनट हम अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हकीकत में आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। अभी एक कार्यक्रम को हम लोग एक चौराहे पे कर रहे थे, कुछ लोगों ने हंस के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आ गए ये लोग। हमने कहा कि हमारे साथियों के हाल पे हंसने वालों, मैं यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जिला भदोही मिर्जापुर से आपको आपके हालात पर हंसने आया हूँ कि जिस समाज के आबाओ अजदाद ने इसी मुल्क में 1146 साल तक का मोबेस हाकिम की जिंदगी बिताया हो, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, जिसके आबाओ अजदाद ने इसी जमीन को अपना मस्कन बनाकर, इसी भारत को अपना मुल्क बनाकर पूरे बर्रे सगीर भारत में अपना एक पैगाम दिया हो, आज उनकी औलादें अपने ही भाइयों के हालात पे हंस रहे हैं। हमने कहा मेरे भाई, आप हमारे हालात पे नहीं हंस रहे हैं, बल्कि वक्त आपके हालात पे हंस रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे हाल की बैसाखियों पे तंज न कर, हमारे हाल की बैसाखियों पे तंज न कर, हमारा कल हमें शाहीन कहा करता था, और जहां से आज मनाते हो जश्न आजादी, मैं उस मकान में सदियों से रहा करता था। मैं उस मकान में सर्दी है भाई, मैं उस मकान में सदियों से रहा करता था। ये अलग बात है कि अलग खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि अलग खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिसके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिसके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमी ने कर दिया ऐलाने गुमरही वरना, हमी ने कर दिया ऐलाने गुमरही वरना, ये सारे लोग मेरे साथ चलने वाले थे। यही वो मुल्क, अभी 26 जनवरी बीता है, जश्न यौम जमहूरियत हमने मनाया है, तमाम कॉलेजों में भगत सिंह अमर रहे लिखा रहा, हमें अच्छा लगता है। तमाम कॉलेजों में, तमाम डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि, खैराजी अकीदत हमें बेहतर लगता है, लेकिन अफसोस के साथ पढ़ना पड़ता है कि उन शहीदों में एक भी किसी मुस्लिम शहीद का नाम नजर नहीं आता, जबकि तमाम उलमाए कराम की कुर्बानी हम उस कौम मिल्लत से पानी नहीं, आज सर्दी है, हम उस कौम मिल्लत से, हम उस कौम मिल्लत के औलादे हैं कि जिसके आबाओ अजदाद उलमाए कराम ने इसी जमीन को अपने खून से लालाजार कर दिया था। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह से लेकर हजरत मौलाना हजरत अल्लामा इकबाल से लेकर हजरत मौलाना तमाम शौकत अली जौहर अली से लेकर, यही वो मुल्क है कि जंग जब भी हुई थी अंग्रेजों से, तो हमारे आबाओ अजदाद ने इस देश के गोरे अंग्रेजों से कहा था कि गैरों को मैं ये कंगे चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते, भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को, हम इस देश के गद्दारों को कफन दे नहीं सकते। यही हमारी आवाज, यही हमारे पुरखों का पैगाम हुआ करता था। लेकिन अफसोस, मुल्क तो आजाद हुआ, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों पर आजादी के बाद दो नेताओं के चक्कर में मुल्क बंटने लगा। एक तरफ जनाबे जिन्ना एक छोटा सा टुकड़ा लेके खड़े हो गए, और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हुसैन मदनी फूक फूक कर हमारे पुकारने लगे। मौलाना आजाद साहब की तकरीर, मुल्क बट रहा था, तेजी से लोग हिजरत कर रहे थे। अल्लामा आजाद साहब ने चीख चीख कर जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर, लाल किले के सीढ़ियों पर खड़े होकर पुकार रहे थे कि मुसलमानों, जिसे तुम हिजरत की जिंदगी कहते हो, उसे हम फरार की जिंदगी कहते हैं। रुको, ये मुल्क तुम्हारा है, यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की बुजुर्गों की निशानियां हैं। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये ऊंचे ऊंचे मीनारों से अल्लाह अकबर की अजान कौन बुलंद करेगा, ये खानखाहों पर बुलडोजर चलेंगे। रुको, ये मुल्क तुम्हारा है, हम ऐसा आईन देंगे, हम ऐसा कानून देंगे, हम ऐसा सिस्टम देंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुसलमान ताबेदार नहीं हिस्सेदार की हैसियत से रहेगा।
संविधान के अंदर आर्टिकल 141 में लिखा गया कि इस देश की मिट्टी, पानी, आबो हवा के दरमियान इस देश में जो बच्चा पैदा होगा वह हिस्सेदार होगा, वो यहाँ का ताबेदार या गुलाम। संविधान ने ये नहीं कहा कि पंडित होना चाहिए, कि यादव दलित होना चाहिए, कि मुस्लिम, नहीं। यहाँ पैदा होने वाला हर इंसान हकदार है। तो मेरे अजीज, अगर हम हकदार हैं तो हमारा हिस्सा कहाँ चला गया? पहले दानिश्वर से सोचने की जरूरत, सपा बसपा कांग्रेसी मुसलमानों से फिक्र करने की जरूरत। 74 साल बीत गया, हम किसी पे तनकीद करने नहीं आए, जिसका जो मसला है वो जाने। लेकिन हम लोग आज बेदारी मुहिम चला रहे हैं कि 40-72 साल के बाद जो मुसलमान सरकारी नौकरियों में 38% हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों ने जो हमें हुकूमत में हिस्सेदारी दिया था, तकरीबन 33% एडीएम, डीएम, थानेदार, कोतवाल, लेखपाल हुआ करता था। आज हराते जिताते 1% से कम हम बचे हैं। हाँ, एक हमने तरक्की जरूर की कि हिंदुस्तान के जेलों में हमारी आबादी आज 22% है। भारत के जेल में हम 22%। पूछो हमारे समाज के चौराहे के नेताओं से, सपा बसपा कांग्रेस के नाम पर सियासत करने वालों, आखिर कौन सी हिकमत अमली का आपने इस्तेमाल किया? किसी जमीन पर दलित का बेटा सियासत किया तो अपनी बहन को मुख्यमंत्री और अपने समाज को एडीएम, डीएम, थानेदार, कोतवाल बना दिया। इसी जमीन पर हमारा यादव भाई सियासत करता है तो अपने आने वाली नस्लों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखाता है, बना दिया। इसी जमीन पर ब्राह्मण भाई, एक छोटी सी बिरादरी, छोटी सी कौम राजभर ने भी सियासत किया तो आज हिस्सेदार की हैसियत से खड़ा है। लेकिन वारे मेरे अबाबो अजदाद, वारे मेरे बुजुर्ग, 74 साल में सारी पार्टियों का झंडा, सारी पार्टियों का जिंदाबाद लगाने के बाद आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कौन जिम्मेदार है? यही वो मुल्क है हमारे अबाबो अजदाद। जब मुट्ठी भर तादाद में हम अपने घरों से, अपने घरों से, मस्जिदों से, मीनारों से निकला करते थे तो मैदान में हुआ करते थे, तो या तो मैदान का हम गाजी हुआ करते थे या तो मैदान में हकीकत में शहीद हुआ करते थे। यही वो मुल्क है। जब इतना यही वो मुल्क है, आखिर क्यों आज हमारी सियासत में पकड़, सियासत में हिस्सेदारी क्यों नहीं? मेरे अजीज, इन्हीं तमाम बातों को लेकर 10 फरवरी 2008 को इसी पूर्वांचल की मिट्टी का एक बेटा, जो किसी जमींदार का बेटा नहीं, एक बुनकर का बेटा, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, जो किसी जमींदार या रानी के पेट से नहीं, एक मजदूर के, गरीब के पेट से पैदा हुआ। 1 जनवरी 1956 को पैदा होता है। 7 साल की उम्र में मदरसे की तालीम हासिल करता है। मदरसे की सूखी रोटी और फटी हुई चटाइयों पर तालीम हासिल करता है और इसके बाद जब ग्रेजुएशन कर लेता है और जब तालीम की दुनिया में कदम रखता है तो MBBS से लेकर MS तक, और अल्लाह का करम है कि IAS तक काम करता है। IAS, आज एक जिले में अगर एक IAS पैदा हो तो पूरे जिले का सर ऊंचा होता है कि मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे जिले में एक IAS पैदा हुआ है। मगर डॉक्टर अय्यूब ने IAS की डिग्री, वो हमारे समाज के चंद हमारे भाई कहते हैं कि पीस पार्टी, डॉक्टर अय्यूब के सिपाही आज मैदान में जब निकलते हैं तो पैसा कमाने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए निकलते हैं। इन बेईमानों को पता नहीं कि भारत में दौलत कमाने का अगर सबसे भ्रष्ट कोई विभाग है तो कस्टम विभाग है। वो भी बंदरगाह, वो भी 35 साल पहले मुंबई का वो दौर, जब स्मगलरों का दौर था, उस दौर में डॉक्टर अय्यूब ने कस्टम विभाग का बागडोर संभाला। जब मुंबई की सरजमीन पर कस्टम कलेक्टर की नौकरी के लिए कुर्सी पर बैठता है, एक कंधे पर इल्म और फलसफा, दूसरे कंधे पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, माथे पे नमाज का निशान, चेहरे पे अल्लाह का नूर रख के ऐलान करता है कि कसम है मदरसे की सूखी रोटी की, ये मुसलमान का बेटा मर तो सकता है मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। एक मिनट के लिए गद्दारी नहीं हो सकती। अजीजाने करामी, उसी डॉक्टर अय्यूब ने बाकायदे 10 फरवरी 2008 को तमाम सियासतदानों से सवाल करते हुए पूछा कि बताएं आखिर आप सियासत के दुनिया में कौन सा सियासत कर रहे हैं मेरे अजीज, आप बताएं। कोई नहीं जवाब दिया। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि जब देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि इस मुल्क के अंदर आर्टिकल 122 में यह लिखा गया कि जिस समाज को अपना हक चाहिए उस समाज को पार्टी बनाना पड़ेगा, यानी पार्टी नहीं तो पार्टनरशिप नहीं।
जब तक आप पार्टी नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई अपना पार्टनर हिस्सेदार नहीं बनाएगा। दुनिया भारत का ये दस्तूर है कि पार्टी नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। अल्लाह का करम हम लोगों ने मैदान में निकलकर, क्योंकि मैदान ही को सजाना था। सबसे पहले 8 फरवरी 2008 में 10 फरवरी 2008 में इसी मऊ की सरजमीन से इनकलाब का नारा लगा और हम लोग लेके मैदान में निकल पड़े। चराग के नीचे अंधेरा था, जद्दोजहद करते रहे। मऊ की सरजमीन पर लोगों ने कहा कि अभी यहाँ वक्त आपका नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ। हम लोग गोरखपुर होते हुए सीधे खलीलाबाद बस्ती होते हुए गाजियाबाद चले गए। 12 तक आते आते अल्लाह का करम 4 साल के अंदर 4 विधायक यानी 5 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा कि पहला जो विधायक हमारा जीता वो राजपूत ठाकुर का बेटा जीता, रायबरेली से अखिलेश प्रताप सिंह जीता। और इसी तरीके से डॉक्टर अयूब साहब या प्रिया पटेल बनारस से जो जीती थी वो हमारे गठबंधन से हमारी ही प्रोडक्शन थी। सारे लोग हमारी ताकत को पहचान रहे थे, डॉक्टर अयूब के सिपाहियों की ताकत को पहचान रहे थे। बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय यादव आपका जिंदाबाद लगा रहे थे, लेकिन हमारे समाज के हमारे असरदार मुसलमान भाई ये सपा बसपा कांग्रेस जिंदाबाद लगाते रहे और हमें आगे बढ़ाते रहे। हम लोग मायूस नहीं हुए, क्योंकि हमें यकीन है अपने रब पर, हमें यकीन है जिस अल्लाह ने इस जमीन पर हमें पैदा किया। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के जमीन पर अल्लाह हमारे कानून को नाफिज करो। और याद रखना, हुक्म बगैर हुकूमत के नहीं दिया जा सकता, हुक्म बगैर हुकूमत के नहीं दिया जा सकता। चाहे जितनी तक गुरबानी आप कर ले, चाहे जितना किसी का जिंदाबाद लगा ले, जब तक आप अपनी क़यादत के तमाम समाज को जोड़कर अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आपको हकीकत में कोई इंसाफ या कोई हक देने वाला नहीं है। अजीज़ान गिरामी, आज हम लोग फिर आपके सामने हैं। 2012 के बाद 2013-14 में हम लोग मैदान सजा कर चलते रहे। तमाम हमारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, मुस्लिम समाज के हमारे भाई सपा बसपा कांग्रेस में ताकत देते रहे, लेकिन आज उनके हालात आपके सामने हैं। अभी एक समाजवादी के साथी ने मुझसे बात किया, कहा कि हम लोग सपा में हैं। हमने कहा भाई आप सपा में हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके बाप आजम खान के क्या पोजीशन है। जिस आजम खान ने समाजवादी को जिंदगी दिया, जिस आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को पार्टी कहते थे, मुलायम सिंह यादव पार्टी कहना सिखाया, जो शीन काफ ऐन गैन की बुनियाद पर समाजवादी को जिंदगी दिया, उस आजम खान ने कौन सा गुनाह कर दिया कि पूरी की पूरी सल्तनत खत्म हो गई। कौन सा गुनाह किया आजम खान ने? हाँ, एक गलती जरूर की समाजवादी में रहते हुए कि एक इदारा बनाया, एक शिक्षा का मंदिर बनाया, एक तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाया, जिसका नाम रखा हजरत मौलाना शौकत अली जौहर अली। यही एक गलती है। अगर उसी यूनिवर्सिटी का नाम आजम खान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रख देते तो आज इतनी परेशानी न होती। अगर उसी यूनिवर्सिटी का नाम मुलायम सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया गया होता तो इतनी परेशानी न होती। लेकिन जैसे ही मौलाना शौकत अली जौहर अली का नाम आया, सारी तंजीमें एक हो गई। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब एक हो गए कि हम सर सैयद को मिटाना चाहते हैं, हम ऊंचे ऊंचे मीनारों को मिटाना चाहते हैं। और ये हजरत मौलाना फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी शौकत अली जौहर अली के नाम पर आज जो है यूनिवर्सिटी बना दिया। और इतने मुकदमात लगने लगे कि इतने मुकदमे लगने लगे कि बकरी चोरी से लेकर मछली चोरी तक, मुर्गा चोरी से लेकर जूता चोरी तक, यानी 99 मुकदमे, बीवी जेल में, बेटा जेल में, खुद जेल में। और भाजपा सरकार ने एक जहर तैयार किया मुसलमानों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। जहर का नाम था वोट देने का अधिकार छीनना। किसी पे इस्तेमाल नहीं किया, आजम खान पे इस्तेमाल कर लिया। आपने देखा 3 महीने तक क्या अखिलेश यादव ने, क्या मुलायम सिंह यादव अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, क्या समाज का कोई यादव भाई जद्दोजहद किया? नहीं मेरे भाई, ये सब अंदर से सारे लोग चाहते थे कि तबाह कर दिया जाए। और आज सपा के नाम पर वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। अरे जब आजम खान का वफादार कोई नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? हमसे गलतियां यही होती रही कि बहुजन समाज के नाम पर हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपना नेता मानते रहे। नहीं भाई, वो नेता नहीं है, वो नुमाइंदा है।
नेता वो है जो टिकट देता है और जो भीख मांगता है वो नुमाइंदा है। मायावती नेता है। नसीमुद्दीन भाई की क्या गलती थी? 2017 में 100 टिकट दिलवाया था मुसलमानों को। एक टिकट का दाम 1 करोड़ यानी 1 अरब रुपया जमा करा दिया। 25 लाख रुपया मिठाई खाने के लिए ले लिया तो मायावती ने चप्पल से मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया। कहा तेरी कैसे जरूरत हो गई कि तुमने, और आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी लापता है। लेकिन इसके बाद भी बड़े बड़े भाई अपने आप को जिंदाबाद कहते हैं। वो गुलाम नबी आजाद जो नबी की गुलामी बाद में इंदिरा गांधी सोनिया की गुलामी पहले करता था, लेकिन आज अखिलेश यादव के सामने जरा सा जुम्बिश पैदा कर दिया बोलने के लिए। आपने देखा होगा कि आज गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का जाके कश्मीर में अपनी जिंदगी बिता रहा है। अजीजा ने गिरामी, कहने का मकसद यही है कि नेता किसे कहते हैं? नेता, हमने नेता नहीं पैदा किया, हमने नुमाइंदा पैदा किया है। इसलिए आप लोगों से दरखास्त करते हुए, आज कोई मीटिंग नहीं, हम लोग अपना कारवा लेके निकले हैं कि एक अदद नेता की जरूरत है पूरे भारत में। हम किसी भी मुसलमान को चेयरमैन बनाते हैं या किसी भी मुस्लिम समाज को विधायक MP बना के कहते हैं ये नेता है। ये नेता नहीं, ये नुमाइंदा है मेरे भाई। नेता वो है, मैंने कहा ना, नेता शब्द हिंदी है, अंग्रेजी में कहेंगे तो लीडर होगा, अरबी में कहेंगे तो इमाम होगा, उर्दू में कहेंगे तो रहबर होगा। माने सबका एक है। पानी को पानी कहो, वाटर कहो, आप कहो, जल कहो, पानी काला पीला नहीं होगा। हमने नेता पैदा ही नहीं किया। नेता वो है जो सबसे आगे चला करता है। नेता वो है जो टिकट दिया करता है। हमने सिर्फ टिकट मांगने वाला पैदा किया, हमने टिकट देने वाला पैदा नहीं किया। और यही वजह है कि हमारी आज़ादी के बाद हम उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में भाई पैदा कर दिए। हमारे तमाम मजबूत भाई हैं। आज आप देखिए, इसी जमीन पर यही महामहिम योगी जी आज से तकरीबन 12 साल 15 साल पहले पार्लियामेंट में बैठकर योगी जी रो रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए। लेकिन अल्लाह वालों, कहाँ चली गई आपकी हिकमत? कल का रोने वाला महामहिम योगी आज बड़े बड़े सुरमाओं को रुला रहा है, बड़े बड़े मकानों पर बुलडोजर चला रहा है। कहाँ चली गई वो हिकमत? कौन सा हिकमत? वो भी अपने समाज का धर्म गुरु है, वो भी अपने मजहब का आलिम है, लेकिन एक सुन्नत पर अमल कर लिया कि अपने में से अपना एक रहबर, अपने में से अपना एक अमीर, अपना लीडर चुन लिया। तो बड़े बड़े सुरमाओं से आप देखिए, मैं उस जमीन पर खड़ा हूँ जहाँ के लोगों में मुख्तार भाई से मोहब्बत बेपनाह करते हैं, लेकिन आज भाई की भी हालत हम देख ले। वो भाई सबने इस्तेमाल किया हमारे भाई को, 15 से लेकर 20 विधानसभा। मैं तो कहता हूं कि पंजाब से लेकर हरियाणा तक, बंबई से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों में भाई के नाम पर वोट मांगा गया। लेकिन आज भाई मुसीबत में है तो एक लफ्ज कोई बोल रहा हो तो बता दो। चलो एक छोटा आया, यानी ओम प्रकाश राजभर भी आया, उससे एक हमारा बेटा अब्बास भाई लड़ गया। थोड़ी सी मुसीबत आई तो वो भी कहा कि ये मेरा औलाद नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा ये मेरा औलाद, यानी ये हराम की औलाद है। हमने इसे नई दुनिया जानती है, क्योंकि सब के सब एक हो जाते हैं। हमसे गलती क्या हुई? आज़ादी के बाद हमने हर जिले में सिर्फ अपने भाई को मजबूत किया। बेशक करना चाहिए, लेकिन भाई क्या कर सकता है? जब हाकिम नहीं होगा तो भाई को भी हुकूमत के सामने झुकना पड़ेगा, तबाह होना पड़ेगा। आप देखिए, भारत शुरू होता है गोरखपुर महाराजगंज से। गोरखपुर महाराजगंज से चलेंगे, गोरखपुर में एक दबंग है हमारे अली भाई, गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे, मऊ पहुंचे तो मुख्तार भाई, आगे बढ़े तो बनारस कलाम भाई, फिर इलाहाबाद पहुंचे तो अतीक भाई, गाजियाबाद पहुंचे तो रुजमान भाई, मेरठ पहुंचे तो याकूब कुरैशी भाई। सारे भाई को हमने खूब मोहब्बतें दी, लेकिन अल्लाह वालों सोचो कि दलित भाइयों ने एक भी भाई नहीं पैदा किया। एक भी भाई दलित ने नहीं पैदा किया। एक मायावती पैदा कर दिया, एक बहन पैदा कर दिया, एक बहन राजनीतिक। तो आज सारे बड़े बड़े शोरमा मायावती के चरणों में बैठे हुए हैं। यादव भाइयों ने एक भी भाई नहीं पैदा किया।
एक राजनीतिक भाई पैदा कर दिया अखिलेश को, तो आज सारे के सारे महफूज हैं। और हम हर जिले में एक भाई, आज भाई को भी ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आजम खान के लिए लड़ाइयाँ लड़े, तमाम जितने हमारे भाई हैं, जब जिस पे मुसीबत आती है हम लोग मैदान में निकलते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, कुछ ही देर के बाद इशा की अजान होगी। हम चाहते हैं कि उससे पहले हम अपनी बातों को समेट लें। आज फिर से हम लोग मैदान में निकले हैं। आज कुछ भाई चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर अयूब साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो 2012 में बहुत तेज चल रही थी। हमने कहा भाई 2012 में हम बढ़िया थे, 2013 तक ठीक चल रहे थे, मगर 2014 में झूठ बोलने वाला भारत का सबसे झूठा प्रधानमंत्री गुजरात से चल पड़े। मैं आ रहा हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। 15-15 लाख रुपया 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तानियों के खाते में, सारे नेताओं का कालाधन भारत आ जाएगा। इतना खराब जहरीली हवा चली झूठ की कि मायावती के पास 4 बार की बहन जी मुख्यमंत्री थी, 4 बार मुख्यमंत्री थी। दलित भाइयों ने कहा बहन जी इस बार वोट नहीं देंगे, 15 लाख नगद मिल रहा है। सारे के सारे दलित छोड़ के बसपा भाग गए, हर हर मोदी घर घर मोदी। और जो बसपा का मुसलमान था वो बेशरम चारा खिलाता रहा कि बहन जी घबराओ मत, हम इंटरनेशनल बेशरम है, आप भाग जाओ, लेकिन मैं नहीं भागने वाला। 4 बार की मुख्यमंत्री जीरो पे चली गई। हमारे कौम के लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर अयूब तो बहुत तेज चल रहे थे। अरे मेरे भाई बहन जी से पूछो ना, कहां चली गई? अखिलेश यादव की सल्तनत थी, 325 सीटें थी, लेकिन जब हर हर मोदी घर घर मोदी 15 लाख का नारा लगा तो सारे यादव भाई मुसलमान साइकिल चलाता रहा, पीछे बैठे थे, कूद के भाजपा में भाग गए। और ये बेशरम बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह ये कहा कि हम तो खानदानी बेशरम हैं, हम कहाँ भागेंगे, हम तो चलते रहेंगे। और आपने देखा होगा कि अखिलेश की सारी सरकारें ध्वस्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा। वो कांग्रेस जो 55 साल हुकूमत किया था, उसके युवराज को हराने के लिए, राहुल गांधी को हराने के लिए एक नाचने वाली इंदिरा ईरानी आई और हरा के चली गई। आप बताओ कि जब बड़े बड़े लोगों का महल बह रहा था तो डॉक्टर अयूब अपनी झोपड़ी कैसे बचा सकता था? जब बड़े बड़े लोगों का महल बह रहा था तो अपनी झोपड़ी कैसे बचा सकते थे? इसलिए मेरे अजीज, आप लोगों से ऐसे माहौल में डॉक्टर अयूब के सिपाही खड़े हैं, हमारे इमरान हाफिजी हैं, सौदागर हैं, ये शहर के लोग हैं, सलाहुद्दीन है, युवा मऊ के हमारे साथी आए हैं, मऊ के हमारे जावेद लुकमान साहब हैं, हाफिज जावेद जी हैं, इकबाल साहब बैठे हैं, गिरजा साहब बैठे हैं, बहुत सारे खालिद भाई बैठे हैं, ये तमाम साथी बैठे हैं। और इन्हें यकीन है अपने रब पर, अपने अल्लाह पर, कि जो अल्लाह माया मुलायम सोनिया को ताकत दिया है, इंशाअल्लाह वही अल्लाह हमें भी ताकत देगा। बदस्तूर हम अपने आप खड़े रहें। और याद रखना मेरे अजीज, आज भाजपा की चर्चाएं होती है कि भाजपा बड़ी ताकत में है, लेकिन भाजपा कितने दिनों में आई इस पर चर्चा कोई नहीं करता। 1924 में आरएसएस का गठन हुआ, आज 2024 यानी 100 साल तक भाजपा हिंदुत्व के नाम पर अपने भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वो चलते रहे, 100 साल तक सब्र किया, तब आज अल्लाह ने उन्हें भारत का दिल्ली का तख्त ताज दे दिया। और हमारे यहाँ सुबह पेड़ लगाएंगे, शाम को फल चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो एक बाल्टी पानी नहीं डालेंगे, पूरा पेड़ ही उखाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे इससे अच्छा तो होटल की बिरयानी बची है, यानी सपा बसपा में जाके खा ले, काहे के लिए? याद रखना, किराए के मकान में रहने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी बना लो। मेरे अजीज, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इंसान का जहां अकल काम न करे वहां नकल कर लेना चाहिए। इंसान का जहां अकल फेल हो जाए वहां नकल, और जो बच्चा अकल के साथ नकल कर लेता है